नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिरर। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का फर्स्ट वेब न्यूज चैनल जो दिखाता है रियल एस्टेट की तमाम खबरें ट्रांसपेरेंसी के साथ। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिल्डर ट्रैप बनाता है, मासूम अलॉटीज को अपने जाल में फंसाता है और करोड़ों रुपए ऐंठ लेता है। हम उन सभी अलॉटीज को अवेयर करेंगे कि ऐसे बिल्डर्स के जाल में ना फंसे, लेकिन गलती से अगर कोई अलॉटी फंस गया है तो किस तरीके से वो वहां से बाहर आ सकता है, कहां पर वो अपनी अपील कर सकता है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है सीनियर लॉयर कुलदीप कुमार कोहली जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। Thank you so much, Damini ji, once again for having me on your show. Viewers, for your kind information, Damini Vashisht ji is running a web channel by the name of Property Mirror and she is on the board of the company. सर, किस बिल्डर के बारे में आप बताना चाहेंगे और उदाहरण देकर उन सभी अलॉटीज को सचेत करना चाहेंगे किस तरह की मनमानी और फ्रॉड से वो बचे रहें? सर, सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा वाटिका ग्रुप का नाम। वाटिका ग्रुप ने एक सोसाइटी डेवलप की है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया है सेक्टर 82, सेक्टर 83, सेक्टर 84 और सेक्टर 85 में। इसकी सेलिंग इन्होंने 2011 में शुरू कर दी थी। मैं जो सचेत करना चाहता हूँ अलॉटीज़ को वो ये है कि 2011 में शुरू करने के बाद अब 2019 में जब अलॉटी अपने प्लॉट के लिए आ रहा है तो वाटिका के जो लॉयर्स हैं वहाँ पर ये प्लीडिंग ले रहे हैं, ये स्टैंड ले रहे हैं कि जी अब उनके पास प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए वो अलॉटीज़ को प्लॉट्स नहीं दे सकते, जो कि बहुत ही बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। जब भी कोई अलॉटी इन्वेस्ट करता है या खरीदना चाहता है अपनी ज़रूरत के लिए तो वो पूरी प्लानिंग करके साथ करता है। 2011 में उसने बुक किया, आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लगातार आप उससे पैसा लेते रहे और जब वो 2018 में आपसे कहता है कि मुझे मेरा प्लॉट दो तो आप काफ़ी सारे लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्लॉट नहीं। ये बहुत ही दुखद बात है किसी भी इंसान के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाता है, कमाई लगा के एक इन्वेस्ट करता है, चाहे अपने लिए करे चाहे उसको बेचने के लिए करे। रेरा एक्ट इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आपको पूरा हक है एज एन अलॉटी, चाहे आप रहने के लिए लो चाहे बेचने के लिए लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलॉटी के लिए सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है जो वाटिका आज ये कह रहा है काफ़ी केसेस में कि उनके पास प्लॉट नहीं है और इसलिए वो पैसा वापस करना चाहेंगे ब्याज के साथ। सर, जब रेरा में वो बिल्डर पेश होता है तो क्या आखिर कारण बताता है कि किस कारण की वजह से वो प्लॉट्स नहीं दे पा रहा है? ये एक बड़ा ही हास्यास्पद बात है कि आज बिल्डर 8 साल बाद 9 साल बाद आके रेरा के सामने बोलता है कि मेरे पास प्लॉट इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से कोई गैस अथॉरिटी की पाइपलाइन जा रही है। मेरा रेरा से भी निवेदन है, ऑनरेबल चेयरमैन रेरा से भी निवेदन है और मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके इन बिल्डर से पूछिए कि 400 एकड़ में आपने कितने प्लॉट बेचे, कितने प्लॉट बेचने के बाद किस किस को बेचे, कौन कौन से प्लॉट वो गैस अथॉरिटी की पाइपलाइन से जा रहे हैं और उनकी जगह वो ऑल्टरनेट प्लॉट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और रादर पहले तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो क्या एक्चुअली ही वो प्लॉट इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि वहाँ से कोई गैस पाइपलाइन जा रही है। बिकॉज मेरे पास एक केस ऐसा आया है जो मेरे सामने है, मेरे हाथों में, जिसमें जब लोकल कमिश्नर अपॉइंट करवाया गया रेरा से और रेरा के लोकल कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानिंग वालों को भी बुलाया वहाँ पर और तब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो प्लॉट 2011 में बेचा था वो तो उनके पास था ही नहीं और 2014-15 में उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि हम प्लॉट नंबर बदल रहे हैं और क्योंकि प्लॉट नंबर बदल रहे हैं तो आप दूसरे प्लॉट ले लीजिए। फैक्ट ये है कि जो दूसरे प्लॉट जिस जगह पे दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी ही इन्होंने बाद में 2014 में खरीदी है। ऐसी एक रिपोर्ट मेरे सामने है जो मैं आपको दिखाता हूँ लोकल कमिश्नर की, जिसमें कंक्लूडिंग पैरा क्या लिखा है। कंक्लूडिंग पैरा लिखा है, hence it is concluded that the respondent is making fraud by offering plot in the area which is approved in 2014 but the location of the plot should be in the area approved in 2011. So ये एक सरासर अन्याय है लॉटिस के साथ, जिसके लिए हरेरा को एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट करा के एक एक प्लॉट की डिटेल लेनी चाहिए, तभी न्याय मिलेगा अलॉटिस को। वरना वाटिका वाले आके और कोई ना कोई कहानी बना के और कोई ना कोई सुना के अलॉटिस का
के साथ दगा करते रहेंगे। सर, अकॉर्डिंग टू रेरा, अलोटी को कितने समय के बाद पोजीशन मिल जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं मिलता, बिल्डर किसी कारण देरी कर देता है, तो रेरा की आखिर क्या जिम्मेवारी बनती है कि उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाएं? देखिए, नॉर्मली कोई भी एग्रीमेंट जो होता है अलॉटी और बिल्डर के बीच में, वो दामिनी जी एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन किया जाता है उस बीबीए में। वो 2.5 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, वो 3 साल भी हो सकता है, वो 3.5 साल भी हो सकता है, बट नॉर्मल पीरियड 3 साल का लिया जाता है। 3 साल में अगर अलॉटी को उसकी एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं दी जाती तो रेरा बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, और रेरा को पूरा एज पर द लॉ रेरा अलॉटीज को इंटरेस्ट दिलवाता है फॉर द डिले और पोजीशन दिलवाता है। और अगर अलॉटी रिफंड चाहे तो उसको रिफंड और ब्याज मिलेगा। रिफंड अलॉटी पे इसलिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि मेरे पास प्लॉट नहीं है या मेरे पास प्लॉट गैस अथॉरिटी के अंतर्गत आ चुके हैं। ये सरासर एक गलत कारण होगा। रिफंड लेना अलॉटी की जिम्मेदारी है, रिफंड फोर्स नहीं किया जा सकता अलॉटी को। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए अश्योर्ड रिटर्न के बारे में कि क्या है अश्योर्ड रिटर्न और क्या ये रेरा के अंडर आता है? एश्योर्ड रिटर्न एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पूरी गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन मैं एक नटशेल में बताता हूँ शॉर्ट में। पहली बात तो जहाँ पर बिल्डर ने एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया है वो उसको देना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता तो लोगों के मन में एक शंका है कि क्या रेरा इस इशू को डिसाइड कर सकता है। जी हाँ, ऑनरेबल चेयरमैन ने बहुत क्लियरली कहा है और कई ऑर्डर में जजमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि एश्योर्ड रिटर्न रेरा के अंडर आता है। जिन को एश्योर्ड रिटर्न नहीं दिया गया वो कृपया करके रेरा को अप्रोच करें। अब एश्योर्ड रिटर्न क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बिल्डर एक स्कीम लेके आता है आपके पास, और बिल्डर आपको कहता है कि इतना लोन मैं आपको इस बैंक से दिलवाता हूँ या इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दिलवाता हूँ। आप वो लोन जो प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रहा हूँ उसके अगेंस्ट में ले लें। लेने के बाद मुझे वो लोन बैंक आस्ते आस्ते वो मुझे डिस्पर्स करता रहेगा जब मैं उस प्रॉपर्टी को बनाता रहूँगा। और ये एश्योरेंस और दे देता है कि उसका ब्याज जो है जब तक प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं दी जाती, जो पीरियड मेंशन किया है 3 साल का 3.5 साल का, तब तक वो ब्याज बिल्डर देगा। ये तो होगी स्कीम। तो मान लो 100 रुपये की प्रॉपर्टी है तो 10 रुपया तो पहले पल्ले से लगेगा अलॉटी का, 50, 60, 70 रुपये का लोन मिल जाएगा जो कि बिल्डर को पे करेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फाइनेंस बैंक जो भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन लिंक्ड, कि अगर कंस्ट्रक्शन हुई है तो अकॉर्डिंगली रिलीज करेगा। और ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी बिल्डर होती है, एक पार्टी बैंक होता है और एक पार्टी अलॉटी होता है। लेकिन फंसता इसमें अलॉटी है क्योंकि अलॉटी का प्लॉट ही एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है और अलॉटी को ही कहा जाता है 3 साल बाद कि भैया हमने 3 साल हो गए, अब हमारी ईएमआई देनी शुरू करो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है दामिनी जी? ये प्रॉब्लम इशू है, ये बड़ा मेजर है। होता क्या है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या जो बैंक है वो ये क्या करता है कि वो पैसा रिलीज करना शुरू कर देता है टू द बिल्डर, लेकिन बिल्डर ने कॉरस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट जो साइट पे होनी है, मान लीजिए 10 लाख रुपया पहले फ्लोर पे देना था, 20 लाख रुपया दूसरे पे देना था, 30 लाख रुपया तीसरे पे देना था, मान लीजिए, तो पैसा तो इधर दे दिया जाता है लेकिन बिल्डर ने कॉरस्पॉन्डिंग काम नहीं किया होता। ये ड्यू डिलीजेंस जो है बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को करनी चाहिए। पैसा तभी रिलीज करना चाहिए जब ये काम हो चुका है, लेकिन पैसा बिल्डर को पूरा मिल जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रीसेंट केस है जिसमें एक आदमी इतना दुखी होकर मेरे पास आया कि वहाँ पर एक्सकेवेशन ही हुई है और पेमेंट 60 लाख रुपया दे दी गई है और अब बैंक उससे ईएमआई मांग रहा है। यहाँ पर अलॉटी फंस गया है। तो सर, ये आपने बताया कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई जाल में अलॉटी फंस जाता है तो उसके बाद में क्या रेमेडी अवेलेबल है, कहाँ वो अपनी अपील करें और उस पर रेरा की क्या जिम्मेवारी बनती है? देखिए, पहले तो जो प्रोजेक्ट्स रेरा के आने से पहले हैं
मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि वो वाले प्रोजेक्ट्स भी रेरा की अथॉरिटी के अंदर आते हैं, बिकॉज रेरा का सेक्शन 3 बड़ा क्लियरली कहता है कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मार्क माय वर्ड्स, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, चाहे वो रेरा के पहले भी हों, तब भी वो रेरा के अंतर्गत आते हैं। सो प्रिकॉशन तो आप आज की तारीख में बड़ा क्लियर है कि हमें सब पता चल गया कि कौन से बिल्डर किस सिचुएशन में है। तो हमें सबसे पहले जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो बिल्डर है उसकी बैकग्राउंड, उसकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, उसकी बैलेंस शीट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट्स में आती हैं, उनको पूरा चेक करने के बाद ही उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। बट आज की तारीख में रेरा की गाइडलाइंस बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। रेरा बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स मांगता है प्रोजेक्ट के अप्रूवल देने से पहले, और ये जो डिसीजन है ना रेरा का, ये ही अलॉटीज को बचा रहा है और बचाता रहेगा। तो सर ने बताया किस तरीके से बिल्डर साजिश रचता है और अलॉटीज को अपने जाल में फंसा लेता है। आगे और ये भी बताया कि क्या है रेरा की जिम्मेवारी, अगर कोई अलॉटी फंस जाता है तो वो कहाँ जाए, उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के लॉयर्स, जिम्मेवार लॉयर्स आपके साथ में हर वक्त खड़े हैं। रियल एस्टेट की अन्य खबरें जानने के लिए हमारे साथ में देखते रहिए प्रॉपर्टी मिरर। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन राघव खन्ना के साथ।